हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एनएसबी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक बार फिर आप लोगों के बीच आज की ताज़ा खबर के साथ चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले खबर पे तो 15 तारीख को इंडियन आर्मी डे मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 15 जनवरी के दिन भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना एक पेशेवर सेना है जो देश की सुरक्षा को लेकर के हमेशा प्रतिबद्ध रहती है और युद्ध लड़ना हो, देश में किसी भी बड़ी त्रासदी आने के बाद रेस्क्यू करना हो या फिर आपात स्थिति में जल्द से जल्द ज़रूरतमंद लोगों के पास मदद पहुंचानी हो, या हमारे भारतीय जवान हर जगह मुस्तैदी के साथ काम करते हैं, चाहे बर्फ़ में काम करना हो चाहे आग में काम करना हो। 2024 में भारतीय सेना दिवस की थीम है राष्ट्र की सेवा में याद रखिएगा। भारतीय नौसेना दिवस 2024 का थीम है। इसका मतलब है कि भारतीय सेना हमारे देश की सेवा और सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इस खास दिन देश भर के सभी सेना मुख्यालयों और राष्ट्रीय राजधानी में सेना परेड का आयोजन किया जाता है और ये परेड सैनिकों के अनुशासन, शौर्य और देशभक्ति शानदार प्रदर्शन करता है। सेना दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन छावनी के करियप्पा परेड में किया जाएगा। यह भारतीय सेना प्रमुख परेड की सलामी लेते हैं, जो एक सम्मानजनक परंपरा है। इसके अलावा विभिन्न सैन्य प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और रक्षा उपकरण के प्रदर्शन के जरिए सेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा भारत के पहले स्वतंत्र सेना प्रमुख बने, जिसने एक नए युग की शुरुआत की। तो आगे बात करते हैं। अगला बात करते हैं, एफसीआई का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो एफसीआई ने अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई, जबकि मंत्री पीयूष गोयल ने भोजन के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की सराहना करते हुए इसे मानव इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि बताया है। एफसीआई ने अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मानव इतिहास में उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में भारत को आत्मनिर्भरता की प्रशंसा की है। 14 जनवरी 2024 को गोयल ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में प्रत्येक नागरिक के लिए भूख को रोकने में एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। मंत्री गोयल ने एफसीआई को अपने संचालन में पारदर्शिता बनाए रखने और बढ़ी हुई दक्षता और गुणवत्ता के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। आगे बात करते हैं, मनोज कुमार IMMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। देखते हैं इनके बारे में। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक मनोज कुमार IMMA के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार होटल तुली इंटरनेशनल नागपुर में आयोजित ग्रीन माइनिंग इनिशिएटिव्स इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज पर्सपेक्टिव विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान प्रदान किया गया है। मनोज कुमार 1 जनवरी 2021 से WCL का नेतृत्व कर रहे हैं और 1 नवंबर 2018 से WCL के निदेशक तकनीकी रूप से काम कर रहे हैं। ये देखिए, राजनाथ सिंह ये आपका रक्षा मंत्री हैं भारत के। तो BRO श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू किया गया है। तो भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा राजनाथ हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा आयोजित आकस्मिक श्रमिकों की बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व योजना को मंजूरी दी है। यह कदम दूर दराज और खतरनाक क्षेत्रों में इन श्रमिकों के द्वारा की जाने वाली चुनौतीपूर्ण कार्यों से जुड़े अंतर्निहित जोखिमों को संबोधित करने के लिए बनाया गया है। इस योजना से आकस्मिक वेतन पाने वाले मजदूरों के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने की उम्मीद है, जो देश की सुदूर सीमाओं में बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। मोहन यादव, जो कि अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं नए। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रयास से उज्जैन में राहगीरों का आनंद उत्सव मनाया है। तो
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयास से उज्जैन में राहगीरे आनंद उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी भीड़ देखी गई, जिसमें पारंपरिक पोशाक पहने लड़कियां भगवान राम के गीत गा रही है और आरती की थालियां लेकर जाती दिख रही है। नागरिकों के जीवन में खुशियां लाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में हर साल 14 से 28 जनवरी के बीच राहगीरे आनंद उत्सव मनाया जाता है। उत्सव में समूह स्थल पर खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल है, जो नागरिकों के बीच भागीदारी और उत्साह को बढ़ावा देता है। यह त्यौहार प्रतिस्पर्धा से अधिक भागीदारी पर जोर देता है और मध्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पारंपरिक खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करता है। समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कबड्डी, खो खो, सांस्कृतिक प्रदर्शन और बहुत कुछ जैसी गतिविधियां आयोजित की जाती है। इस विशिष्ट उदाहरण में उज्जैन राहगीरे आनंद उत्सव मनाया जाता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। यहाँ पे मुख्यमंत्री स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, अत्याधुनिक मधुरै जल्लीकट्टू उत्सव जल्लीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन किया है। जल्लीकट्टू एक त्यौहार भी है यहाँ पे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन 23 जनवरी को नवनिर्मित मदुरै जल्लीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन किया है। यह स्टेडियम तमिलनाडु के मदुरै जिला के अलंगलूर के पास स्थित है। दिग्वंत DM के नेता M करुणानिधि के नाम से बने विश्व स्तरीय जल्लीकट्टू स्टेडियम 5000 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता है। इसका लागत 44 करोड़ रुपया लगा था। PM मोदी ने PM जन मन के तहत पहली किस्त जारी किया है। तो 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभूतपूर्व कदम से PMYG के तहत पारंपरिक किस्त 540 करोड़ आवंटित की गई, जिससे 1 लाख विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह परिवारों को लाभ मिलेगा। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के उत्थान की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्के घरों के लिए फंडिंग की शुरुआत किस्त 540 करोड़ जारी करने के लिए तैयार है। आगे बात करते हैं विलियम लाई चिंग ते, ये ताइवान चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में चयन हुए हैं। तो एक ऐतिहासिक चुनाव में ताइवान के मतदाताओं ने संप्रभुता समर्थक उम्मीदवार विलियम लाई चिंग ते राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, जिससे चीन के साथ तनाव गहरा गया। एक अभूतपूर्व चुनाव में ताइवान के मतदाताओं ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के संप्रभुता समर्थक उम्मीदवार विलियम लाई चिंगते को अपने राष्ट्रपति के रूप में चुना है, जो चीन से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान है। वर्तमान में उपाध्यक्ष लाई ने अपनी रूढ़िवादी प्रतिस्पर्धी कुओमिंतांग के होयुंग को 9 लाख से अधिक मतों से हराकर DPP के लिए लगातार तीसरी बार कार्यकाल संभाला है। आगे बात करते हैं रितु गोस्वामी, जो कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स RCF लिमिटेड के निदेशक तकनीकी के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो गोस्वामी, रितु गोस्वामी है ना। आगे बात करते हैं केंद्र सरकार ने 11 जनवरी 2024 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा एक आदेश के आधार पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। गोस्वामी, जो वर्तमान में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं, 9 अगस्त को TS पैनल द्वारा इस पद के लिए सिफारिश की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं MJ अकबर द्वारा गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है। MJ अकबर के द्वारा प्रसिद्ध लेखक MJ अकबर ने सह लेखक K नटवर सिंह के साथ गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक का लॉन्च किया है। इस पुस्तक का अनावरण प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष नृप्रेस मिश्रा द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में किया गया है। चलिए जानते हैं और कुछ। यह पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन और संघर्षों पर प्रकाश डालती है, विशेष रूप से उनके नेतृत्व वाले 3 महत्वपूर्ण जन अभियानों पर ध्यान केंद्रित करती है। और भी कुछ गांधी जी से रिलेटेड है, जैसे कि नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ था। इसी समय नमक सत्याग्रह समाप्त होने के बाद 1930 में ही आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था महात्मा गांधी के द्वारा। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत में ब्रिटिश उपनिवेश को अंत करने का एक निर्णायक आह्वान ये था।
आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, जो कि राजस्थान के बीकानेर में मनाया गया है। तो राजस्थान के सांस्कृतिक रूप से जीवंत जिले बीकानेर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का उत्साहपूर्ण शुरुआत हो गया है। महोत्सव की शुरुआत एक आकर्षक हेरिटेज वॉक के साथ शुरू हुई, जिसने लोक संस्कृति के उत्सव का मंच तैयार किया है, जिसने घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। त्योहार के उद्घाटन के दिन सड़कें सजे सजे ऊँटों, पारंपरिक परिधानों और रंग बिरंगे परिधानों में सजी महिलाओं की जीवंत छटा से जीवंत हो उठी है। रामपुरिया हवेली से हुई हेरिटेज वॉक में लोक कलाकारों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिससे सांस्कृतिक उत्सव में प्रामाणिकता का स्पर्श जुड़ गया है। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व और भारत के पहले डार्क स्काई पार्क की उपलब्धि, यानी कि याद रखिएगा पेंच टाइगर रिजर्व आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व ने भारत के उद्घाटन डाई स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है और एक इतिहास रचा है, जो एशिया में 5वें स्थान पर है। आगे बात करते हैं, यह प्रतिष्ठित स्वीकृति रात्रि आकाश की पवित्रता की रक्षा करने और खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक इष्टतम सेटिंग बनाने का रिजर्व अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे बात करते हैं, कर्नाटक में बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना का अनावरण किया गया है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हाल ही में युवा निधि योजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य राज्य के स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी की 5वीं और अंतिम चुनावी गारंटी का अनावरण किया, जिसे युवा निधि योजना नाम दिया गया है। शिवमोगा के फ्रीडम पार्क में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी डिग्री पूरी करने वाले स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करना है। NH-66 मुंबई गोवा पर प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ है? मुंबई गोवा। तो भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील रोड खंड का उद्घाटन NH-66 मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग से किया गया है। डॉक्टर V.K. सारस्वत सदस्य ST नीति आयोग ने CSM और CRRI के स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी की परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर देते हुए सड़क खंड का उद्घाटन किया है। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश सुपर कप जीत गया है। तो बात करते हैं, विनीसियस जूनियर की हैट्रिक की मदद से रियल मैड्रिड ने सऊदी अरब में खेले गए मैच में अपनी चीर प्रतिद्वंदी बार्सिलोना को 4-1 से हरा करके स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता। विनीसियस ने रविवार को खेले गए मैच में अपने 3 गोल पहले हाफ में किए, जिससे रियल मैड्रिड शतक की अपनी पहली ट्रॉफी हासिल करने में सफल रहा। रियल मैड्रिड ने सुपर कप में 13वां खिताब जीता है। बार्सिलोना 14 बार यह ट्रॉफी जीती है। विनीसियस ने पहला गोल करने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह जश्न मनाया। मशहूर शायर मुनव्वर राना का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। तो मशहूर शायर मुनव्वर राना, जो कि लखनऊ में इनका निधन हुआ है, 71 वर्ष के थे। यह काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और बीते दिनों किडनी संबंधी परेशानियों के बाद उन्हें लखनऊ स्थित MGSG PGI में भर्ती कराया गया था। पिछले 2 साल से किडनी खराब के कारण मुनव्वर राना की डायलिसिस चल रही थी। साथ में फेफड़ों की गंभीर बीमारी COPD से भी परेशान थे। 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जन्मे राना उर्दू साहित्य और कविता में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। वह अपनी गज़लों के विशेष रूप से प्रशंसित थे। वह काव्यात्मक रूप से, जिसमें छंदबद्ध दोहे और एक पंक्ति शामिल है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक माँ थी, जो पारंपरिक गज़ल शैली में माँ के गुणों का जश्न मनाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सीरीज यहीं समाप्त होता है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अगर PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें। धन्यवाद।